नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। श्री राम। स्टेज पर इनवाइट करता हूं कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इधर देखिए। हाँ जी, आप सामने अंकित देखो यार, आप एक मिनट इधर देखना, एक मिनट देख आगे आ जाओ यार, आगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हरकेश जी बुलाओ। यहाँ देखें सर, इधर देखें सर। जी सर। तालियां बनाई प्लीज सर। जी सर, इधर देखें सर। हाँ जी, देखें सर। इनके बाद बुलाना चाहूंगा देवेश जैन जी, एसडीओ। सर बुला लेंगे। जी मैम। सर प्रवीण कुमार जी, मैम। हाँ वो तो वहाँ चलेगा ना। अच्छा, विकास कुमार जी जेटीओ हैं। सर नरेंद्र जी, यहाँ देखें सर। रवि कुमार जी, देखिए सर। अंकित कुमार जी, हाँ जी सर। इस पर लिख दो। शशांक कुमार जी, शशांक कुमार जी, श्यामलाल जी, सर हाँ जी सर। सर ये वाले देवी धरन जी, सर जी। रणवीर सिंह जी, हाँ जी सर, यहाँ देखिए। जी मैम। सुंदरपाल जी, हाँ जी सर जी। हाँ जी सर, सामने देखिए। सर जी। जो हमारे साथी राकेश जी, जी सर। राजेश कुमार टीटी, हाँ जी। राकेश कुमार, मुकेश कुमार जी हापुड़ से, हाँ जी सर, सामने देखिए। मनोज कुमार जी, हाँ जी। कुशलता जी, जी सर। हाँ जी। जी मैम। हाँ जी सर। हाँ चलिए आप तो हाँ जी सर। सर यहाँ देखिए, हाथ मिलाइए। वीरेंद्र सर। हाँ जी। सुखमणि जी, जी सर। हमारे बीच में उपस्थित मैम यहाँ देखिए मैम। मैं बुलाना चाहूंगा विष्णुपाल भारती जी, केपी स्वराज सिंह जी, हाँ जी सर। यस। संजय राव जी, हाँ जी सर। यस। नेत्रपाल जी, मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर हमारे बीच में उपस्थित बबीता देवी जी। हाँ जी सर। कृपया अगर स्टेज पर आए। सबसे पहले मैं दया और करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ।
और आधुनिक भारत के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए देश में जन्मे उन सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए, जिनमें मुख्य रूप से क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा अयंकाली और अन्य सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस विशेष सभा, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे मनाया जा रहा है, इस मीटिंग में, इस सेलिब्रेशन में मुख्य रूप से और मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए आप सभी के बहुत ही प्रिय और अभी न्यूली अपॉइंटेड यूपी वेस्ट के CGM साहब गर्ग साहब, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी यहाँ पे आए, जैसा कि अभी GM साहब ने बताया। इस सभा में उपस्थित हमारे एल्ट सेंटर के PGM साहब PN दोहरे साहब, जो कि पहले दिल्ली में थे और एक समय हमारे भी ये DGM रहे हुए हैं, तो इनसे पहले से हमारा लगाव है, दोहरे साहब। और आप सभी के बहुत ही प्रिय, बहुत ही सम्मानीय और जिला गाजियाबाद के जो महाप्रबंधक सुभाष चंद्र जी, जो यहाँ पे मंच पे उपस्थित हैं। इस सभा में जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता सुरेश मीना जी ने बताया और विकास गौतम जी ने, कि हम सभी के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात समझनी चाहिए कि आज इस सभा में एक ऐसे शख्सियत हम लोग के बीच में मंच पे बैठे हुए हैं, मान्यवर अजीत गौतम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को अपनी खुली आंखों से देखा। जब ये यंग एज में थे तो 26 अलीपुर रोड, जो बाबा साहब का निवास स्थान था, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस लिया, वहीं पे बाबा साहब के साथ रहते थे और मान्यवर कांसीराम के साथ इन्होंने पूरी जिंदगी लगाई। यहाँ तक कि अंतिम यात्रा में भी यही थे, जो निगम बोध घाट पे साहब का जो संस्कार हो रहा था। इस सभा में उपस्थित हमारे सहपाठी, हमारे सेवा BSNL CHQ के हमारे असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी और दिल्ली के हमारे प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र मीना जी, और अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र जी, जो कि आप सभी के बहुत ही प्रिय हैं। इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को इस 133वीं जन्मदिन पे बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग इस ऐतिहासिक दिन में यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं हर साल आता हूं, मुझे लगता है मैं 15-20 सालों से गाजियाबाद आता रहता हूं और जगह जगह पहले मनाया जाता था, उस समय से मैं आते रहा हूं और आता रहूंगा। साथियों, आज जिनके जन्मदिन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा कि अभी दोहरे साहब कह रहे थे, कि एक ऐसे अलौकिक प्रतिभा के धनी, एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे व्यक्तित्व, सही उन्होंने कहा कि हमें महामानव, वो मानव नहीं थे, वो महामानव थे। अभी गौतम साहब जैसा कह रहे थे, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी,
और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। हम यहां सभी बैठे हुए मैक्सिमम सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हम जो कुछ भी हैं, आज जो भी हमारी पहचान है, जो भी हमारी हकीकत है, जो भी हमारी शख्सियत है, वो है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कारण। और कोई कुछ नहीं है और उसे पीछे कुछ नहीं है। आप जरा सोचिए, अभी साहब गौतम साहब जो कह रहे थे, उनके अंदर का दर्द निकल रहा था। वो चाहते, वो तो घंटे घंटे बोलते रहते, जैसा वो कह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड उन्होंने ट्रेवल किया, एक बार नहीं कई बार। जो भी प्रोमिनेंट कंट्री है सब जगह जाते हैं, और इंडिया और अब्रॉड सभी जगह। साथियों, आप लोग सोचिए, आज हम लोग जो कुछ भी हैं, क्या 1950 से पहले, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले, क्या ऐसे कोई हमारे खानदान में लोग थे? कोई पढ़े लिखे लोग थे इतने? कोई डॉक्टर इंजीनियर थे? अगर होंगे भी तो एक्सेप्शनल होंगे, एक्सेप्शनल होंगे। आज जो हम इतने इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, सभी अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, जो नौकरी पेशा कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या 1950 से पहले किसी का लेंटर मकान, उस तरह का मकान हुआ करता था? नहीं। तो साथियों, इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। पहले आप सबको पता है कि पहले हमारे कैसे लोग रहते थे, नंगे भूखे रहते थे। लोग नफरत करते थे। क्यों करते थे? उसका एक कारण यह भी था कि हमारे लोग सही मायने में गंदे रहते थे। लेकिन आज हम सबके बराबरी में हैं, उससे बल्कि बेहतर है। क्यों? ये सब जरा सोचना पड़ेगा। किनको सोचना होगा? हम सभी को सोचना पड़ेगा। हम लोग सोच करके हम ये पतली गली कहते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं कि ये सब सोचना जो है, अरे उन प्रतिनिधियों का काम है जो MLA हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं, उनका काम है, जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, वो तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका नेतृत्व जो है टेम्परेरी है, बहुत दूर तक चलने वाला नहीं है। 5 साल की भी कोई गारंटी नहीं है, 1-2 साल में भी वो बाएं दाएं हो सकते हैं। लेकिन आप जब एक बार आ गए तो आप 60 साल की उम्र तक यहाँ पे रहेंगे। 60 साल की उम्र तक। आप बताइए, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ समाज का? आप लोग हुए या वो लोग हुए? आप लोग हुए, हम हैं, हम सभी हैं। साथियों, मैं यही बात कह रहा था कि जो भी बदलाव हमारे जिंदगी में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए संविधान के कारण हुआ है। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती नहीं मना रहे होते, आज हम ऐसे मकानों में नहीं रह रहे होते, ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे होते। साथियों, ये सच्चाई है। आप सोचिए कि उस समय कितने लोग ग्रेजुएट थे। हमारे 50 के समय में कितने लोग ग्रेजुएट थे, ये सोचना पड़ेगा। जब हमें सारे अधिकार मिले, जो साहब अभी कह रहे थे, अब स्पेशली जो महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं भी आप सभी को बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने ज्यादा संख्या में, जितने संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, शायद पुरुष उतनी संख्या में यहाँ पे नहीं है, उस रेशियो में नहीं है। ये होना चाहिए। आप लोगों को काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बाबा साहब ने जो काम किया है उसके बारे में जानना होगा। मैं ये कह रहा था कि हमें वो जानकारी नहीं है क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। हम ऐसे सभाओं में नहीं जाते, ऐसे लोगों के इंटरेक्शन में नहीं रहते, ना तो ऐसा लिटरेचर पढ़ते हैं। जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे नहीं, हम तो पढ़ के, किताबें पढ़ के PhD कर सकते हैं, और भी हम IAS IPS बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ना चाहिए किताबें, और जो सोशल मूवमेंट की किताबें, जो महापुरुषों की किताबें, जिन महापुरुषों के कारण आज हम यहाँ हैं, वो हम उस पर ध्यान नहीं देते। कौन करेगा? कौन पढ़ेगा? क्या वो लोग पढ़ेंगे? वो लोग लोगों को बताएंगे, समाज को बताएंगे, जो कि अभी भी 2 शाम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि लोगों को बताना? अभी जो मीना जी बता रहे थे एक वाक्य, एक IAS अफसर के बारे में, कि बाबा साहब ने स्पेशली बुलाया था 26 अलीपुर रोड पे जब IAS बना,
वो आईएएस ये सोच रहा था कि अच्छा बाबा साहब बुलाए, हो सकता है कुछ चंदा वंदा की बात होगी, कुछ डोनेशन की बात होगी। और बहुत देर हो गया, घंटों देर, बाबा साहब ने कुछ बोला नहीं। लेकिन लास्ट में वो बात बोला बाबा साहब ने कि हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि आप जाओ गांव में। जब गांव में जाओगे, जब महिलाएं देखेंगी, जब आपकी वही आपके रिश्तेदारी में होंगे या आपके गांव के, चाहे जो भी हो, हर के साथ रिश्ता होता है, किसी भी जाति धर्म के, वो सबके साथ रिश्ता होता है। वो जब देखेंगे उनके मन में ये भाव आएगा, मन में भाव आएगा कि हम भी इस बच्चे की तरह बनाएंगे अपने बच्चे को। ये इसी गांव से निकल के गया है और ये आईएएस बना है, आईपीएस बना है, हमें भी इसी तरह से बनाना है। और तुम्हें जो लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, ये नहीं कि शहर में सिर्फ घुमाते रहो, ये लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ करके और गांव में जाओ, ताकि लोगों को लगे कि ये लाल बत्ती में की गाड़ी में कौन आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है, उसका पोता आ रहा है, जो इसी गांव से पढ़ के गया है। तो ये हमें जानना होगा और इस तरह से हम जानेंगे जब हम इंटरेक्शन में रहेंगे। आप लोग इतना यहाँ, हम लोग जो नौकरी पेशा में हैं, हम लोग का क्या रूटीन है कि हम लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। एक चीज मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं, मुझे फक्र है, स्पेशली अपने जो हमारे एससी एसटी के लोग हैं उन पे फक्र है कि इतने अच्छे तरीके से वो अपनी जिम्मेवारी भी ऑफिस में निभाते हैं। मैं पिछली बार आया था, लास्ट ईयर मैं बोला था, एक लिस्ट बताया था कि हमारे सेवा के लोग, जो सेवा के ऑफिस बेरर हैं, इवन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो नागरकोइल कन्याकुमारी से हैं, उनको भी बीएसएनएल का जो बेस्ट अवार्ड होता है वो मिला हुआ है। और बहुत सारे हमने पूरा लिस्ट बताया था। तो मुझे बहुत फक्र है, गर्व है अपने लोगों पे कि वो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं अपने ऑफिस के अंदर में, और इसलिए काम करते हैं कि उनके पीछे और कुछ नहीं है। ये नौकरी के अलावा और कोई पीछे नहीं है, कोई इनके पास 10 किले खेत नहीं है, उनका कोई पुश्तैनी, कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि उनके सपोर्ट में खड़ा हो। अगर है तो सिर्फ नौकरी। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है समाज के नाम पे, ये समाज के नाम पे मिला हुआ है, ये कोई जाति के नाम पे नहीं मिला हुआ है। आप सबको पता है कि देश का ये कड़वा सच्चाई है, देश की कड़वा सच्चाई है ये, और देश की सबसे बड़ी कमजोरी है और देश की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर मैं कहूं अपनी समझ से, तो देश की जो कैंसर है उससे भी भयंकर बीमारी है जो सामाजिक व्यवस्था में है। और यही कारण रहा कि देश हमारा बराबर गुलाम होता रहा। 1950 से पहले गुलाम होता रहा, सदियों तो गुलाम होता रहा। लेकिन संविधान आने के बाद जो महात्मा बुद्ध, जो तथागत के सिद्धांतों के कारण जो हमारा संविधान बना हुआ है, बाबा साहब ने उसको सौंपा है, उसके तहत आज जो है हमारा देश शक्तिशाली हो गया है। अब किसी की मजाल नहीं है, आज सबका रिप्रेजेंटेशन है, किसी का मजाल नहीं है कि आज भारत की तरफ फिर आंख उठा के देख सके। ये सच्चाई है और हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है कि इतना सबको मजबूत बनाया हुआ है, ये सच्चाई है। तो साथियों, मैं ये बात कह रहा था कि हम जो अपने दिनचर्या में इतना ही तक सीमित रहते हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। आप जरा सोच कर देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा अभी जीएम साहब ने बहुत अच्छा बता रहे थे, यस, जो लंदन का जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां से उन्होंने पीएचडी किया हुआ। आप देखिए, सोशियोलॉजी का एक स्टूडेंट, बाबा साहब बेसिकली तो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट थे, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, और वो पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, देश का संविधान लिख रहे हैं, देश का संविधान लिख रहे हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस उसमें निहित है। आप देखिए बाबा साहब की क्या प्रतिभा थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अगर समाज के बारे में नहीं सोचे हुए होते, बाबा साहब ने अपने घर के बारे में जो इंपॉर्टेंस है, अगर समाज के इंपॉर्टेंस के बाद अगर नहीं दिया होता, समाज के बारे में पहला जो इंपॉर्टेंस नहीं दिया होता, तो आज हम यहां होते क्या? बाबा साहब की जो विद्वता थी, बाबा साहब की जो डिग्रियां थी, जो आप सभी जानते हैं, बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहब ने इतनी
इतनी किताबें लिखी हैं। आज जो आरबीआई का गठन हुआ, आप सबको पता है कि आरबीआई का गठन भी उसी आधार पे हुआ है। जो किताब का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज क्या है? बेसिकली उसी पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी किया है और उनका वो थीसिस है बेसिकली, और उसी के आधार पे आरबीआई का गठन हुआ, उसी के आधार पे हुआ है। तो साथियों, ये हमें सोचना होगा। बाबा साहब चाहते हैं अपनी जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी, जो उनकी क्वालिफिकेशन, जो से आज हमारे लोगों के बीच में सोच है, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन गए, आईएएस आईपीएस या जो भी क्लास 1 कुछ भी बन गए, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन, अपने विद्वता के कारण मैं बना, मैं ऑन मेरिट पे हूं, अपने मेरिट के कारण हूं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1950 के पहले ये मेरिट कहां चली गई थी? 1950 के पहले मेरिट कहां थी? हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं थे? पायलट क्यों नहीं थे? आईएएस आईपीएस क्यों नहीं थे? साथियों, ये अगर जो कुछ भी है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के कारण है। उन्होंने निश्चित कर दिया। हालांकि हमारे एससी की पॉपुलेशन 20% के अराउंड है, एसटी का पॉपुलेशन 30% के अराउंड, 10% के अराउंड है, लेकिन उन्होंने 15 और 7.5 फिक्स कर दिया। और आज वो फिक्स होने के कारण आज हम लोग यहां नजर आ रहे हैं। अब इसमें किसी कास्ट, सब कास्ट का नाम नहीं है। आप सबको पता है, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारा देश, जो हम मेजोरिटी जिसको हम बिलोंग करते हैं, 6743 जातियों में बटा हुआ है। इतने में बटा हुआ है। अगर एससी की बात करें कि 2000 जातियों में, सब उपजातियों में बटा हुआ है। एसटी की बात करें तो 1000 उपजातियों में बटा हुआ है। ये ग्राउंड रियलिटी है। आप बताइए कैसे लोग एक हो सकते हैं, कैसे होते? लेकिन बाबा साहब ने उसका भी फॉर्मूला निकाला, और उन्होंने एक नाम एससी और एसटी दिया। तो हमें एक नाम बाबा साहब का, अगर हम सही माने में बाबा साहब के अनुयायी हैं, सही माने में बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तो हमें एक चीज सोचना चाहिए कि हम एससी एसटी के लोग हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पे हमें चलना है। और नहीं तो आप जैसे सोच के चल रहे हैं, सोच के चलते हैं, अगर बाबा साहब भी वैसे सोचे हुए होते तो किसी देश के अंदर, जो अमेरिका इस तरह से कहता है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस तरह से कहता है, जहां आज भी बाबा साहब का लिखा हुआ जो किताब है वेटिंग फॉर द वीजा, आज भी वहां पढ़ाया जाता है। ये यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पे विदेश में पढ़ाया जाता है। बाबा साहब चाहते तो किसी भी यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर बन करके, डीन बन करके वहां रह सकते थे, अब कहीं दूसरे सेटल हो सकते थे किसी भी देश के अंदर में, और वहां मिनिस्टर भी बन सकते थे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बन सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने, जो गौतम साहब कह रहे थे कि 1913 में बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने सिर्फ 2 शपथ लिया था। पहला शपथ लिया था कि मैं लौट करके यहां से जाऊंगा देश के अंदर में। उन्होंने जब देखा महिलाओं को कि क्या समानता है यहाँ पे, कोई स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, मैं जा करके 2 वर्गों के लिए विशेष तौर पे काम करूंगा। वैसे काम तो सबके लिए करूंगा, विशेष तौर से करूंगा महिला वर्ग और दलित वर्ग के लिए। और बाबा साहब यहाँ पे आए और बाबा साहब ने इस तरह से काम किया। तो साथियों, मैं बोलना तो और कुछ चाहता था, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सीजीएम साहब को जाना है, सीजीएम साहब बोलेंगे। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग को सिर्फ किताबी कीड़े बन के रहने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग समाज के बारे में सोचिए। अगर महात्मा ज्योतिराव फूले ने नहीं सोचा हुआ होता, अगर आपके नारायण गुरु ने नहीं सोचा हुआ होता, आपका पेरियार रामास्वामी ने नहीं सोचा हुआ होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके बारे में नहीं सोचा हुआ होता, तो क्या आज यहाँ होते? क्या आप जरा सोच के देखिए। अगर वो नहीं सोचे होते, उन्होंने सोचा, उन्होंने काम किया। अगर मैं एक सेवा की बात करूं, आज मैं जनरल सेक्रेटरी 3-4 टर्म से हूं, आज मैं बहुत अच्छे तरह से इसको रन कर रहा हूं। मुझे भी गर्व है, हमारे लोगों को गर्व है, लेकिन मुझे गर्व उन लोगों पे भी है जो हमारे पहले जिन लोगों ने चलाया। अगर हमारे पहले वो लोगों ने काम नहीं किया होता, सीनियर साथी जो बैठे हुए हैं यहाँ भी कुछ लोग, और पहले जो है, तो यहाँ पे क्या इस स्थिति में होते? तो साथियों, आप सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम लोग बाबा साहब के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में भी हम सोचें, पढ़ें और लोगों को जोड़ने का काम करें। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम गलत
गलत चीज का सहारा कभी नहीं लेते। बाबा साहब का लड़ाई होने के कारण बाबा साहब ने क्या कोई और चीज का कोई सहारा लिया? बाबा साहब ने सिर्फ एक कलम का सहारा लिया, सिर्फ एक कलम का सहारा लिया। बाबा साहब का हथियार कलम था, सिर्फ कलम, और कलम के माध्यम से आज सारे अधिकार दिलाए। हमें कोई भी अनपार्लियामेंट्री चीज बोलना नहीं है किसी को, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। जो नियम है, नियम के दायरे में रह के हमें काम करना है, लेकिन सच को सच कहना है, सच को सच कहना है और गलत को गलत कहना है, दिन को दिन कहना है, रात को रात कहना है। साथियों, क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम क्या पिछलग्गू बनकर चलते रहेंगे? कोई दिन को रात कहेगा तो रात कहेंगे? नहीं। तो ये होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, यही सबसे बड़ा हम अगर नाम लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी पुष्पांजलि यही होगी कि हमें बाबा साहब महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना है और इसी तरह से चलकर देश बहुत मजबूत हो रहा है। और देश के अंदर में कोई शक्ति नहीं है, देश के अंदर में कोई और उपाय नहीं है, देश के अंदर और कोई फार्मूला नहीं है। देश हमारा तभी मजबूत बन सकता है जब बाबा साहब के दिए हुए संविधान के माध्यम से, जो उसमें दिया हुआ है 3 मंत्र, इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सब, जस्टिस, इस मार्ग पे चल के ही देश हमारा मजबूत बन सकता है। अगर कोई चाहे कि इससे अलग होकर के हम देश को मजबूत कर ले, ये असंभव है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी यहाँ पे आए और आप लोगों ने इसका हिस्सा आप लोग बने, हमारी बातों को आप लोगों ने सुना। मैं वैसे कोई गलत बात बोलता नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ और सच बोलता ही रहूंगा और इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। और गाजियाबाद की जो हमारी टीम है, पहले हमारे जो मेरठ से आए हुए हमारे डायनेमिक सर्कल सेक्रेटरी विकास गौतम जी, चक्रवर्ती जी हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी, और हमारे रमेश जी जो हमारे यहाँ पे जो एक सर्कल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे हुए हैं, हमारे जो हमारे यहाँ के जो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, गंगा शरण जी, और जो हमारा अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र जी, और सभी साथी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का, ऑर्गेनाइजिंग टीम का, और सभी लोग जो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।